नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल रज़ा एकेडमी में। तो आज हमने यहाँ पे कवर किया है जो वीवीआईपी क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस साइंस में चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं हम यहाँ पे। आज हमने लिया है जो पार्ट 1। आज हमने लेसन 1 एक लेसन ली, 2 लेसन को लिया है, जिसमें से पहला लेसन जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, उसमें से हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ क्वेश्चंस को लिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हमने अम्ल, क्षार और लवण, जिसको एसिड, बेस एंड सॉल्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 चैप्टर को लिया है। आज इन दोनों चैप्टर्स को कवर करेंगे, इनके जो वीवीआईपी क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस, जिसके आने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फिर वीडियो शुरू करते हैं फिर से। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सी और भी आप लोग को किस चीज़ की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूँगा आपको इस चैनल पे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि श्वसन जो है वो उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, उपचयन जो होती है अभिक्रिया वो है। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फेरस सल्फर की क्रिस्टल का रंग क्या होता है। तो दोस्तों, फेरस सल्फर की क्रिस्टल का रंग हम सब जानते हैं कि हरा होता है। फेरस सल्फर की क्रिस्टल का रंग हरा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, हम जब साग सब्जियों को, जैसे जंगल उंगल को हम लोग एक जगह सराते हैं, जिसको कहते हैं, उसमें जो है ना, उसमें एक रिएक्शन होता है, उसको उससे खाद कंपोस्ट बनाया जाता है। तो उस रिएक्शन का नाम क्या है? वहाँ जो एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन का नाम यहाँ पे पूछा है दोस्तों। वहाँ पे जो रिएक्शन होता है उसका नाम होता है उष्माशोषी रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, उष्माशोषी का रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि हीट को एब्जॉर्व करना। वो रिएक्शन का नाम है हीट को एब्जॉर्व करना, मतलब हीट को अपनी तरफ खींचना, वो रिएक्शन होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि लाल तप्त आयरन पर जब जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास यहाँ क्या है कि एक लाल तप्त, आपको आयरन एक लिया गया है, लाल तप्त मतलब खूब गर्म है, एकदम रेड हो गया है वो। तो ठीक है दोस्तों, उस पर जल वाष्प आप जब प्रवाहित करते हैं तो हमको यहाँ से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, मतलब कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट निकलता है वो Fe3O4 निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो Fe3O4 होता है, जब उस पे लाल तप्त पे आप जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो Fe3O4 जो प्रोडक्ट होता है वो आता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो वो Na2ZnO2+H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है। दोस्तों, यहाँ पे दूध से दही बनना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन है दूध से दही बनना। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि क्या चारों ऑप्शन को हम कंपेयर करेंगे, क्या मोमबत्ती बिना ज्वाला के जलता है? नहीं दोस्तों, मोमबत्ती में जब जलता है तो उसमें एक लौ होती है ऊपर, उसी को कहते हैं ज्वाला। जब केरोसिन को भी जलाते हैं आप तो उसमें भी एक ज्वाला निकलती है। मीथेन गैस भी ज्वाला निकालता है। कोयला एक ऐसा पदार्थ है जिसमें ज्वाला नहीं निकलता है दोस्तों। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आलू चिप्स की जो थैली होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है दोस्तों। हम जानते हैं कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। जो श्वेत जो होता है रंग दोस्तों, वो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ क्या होती है दोस्तों। उत्पन्न आग का जो लौ होता है वो चमकीला उजला होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये जो उत्पन्न आग जो होती है उसका होता है चमकीला उजला दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा
कौन द्विस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं दोस्तों। ये दोस्तों हमारे पास दो अभिक्रियाएं होती है, एक होती है डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया रिएक्शन जिसको कहते हैं हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया, और दूसरी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, दो कंपाउंड जब इंटरेक्ट करते हैं तो कंपाउंड का रिएक्शन जब होता है तो उन दोनों के कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो AgNO3 प्लस NaCl इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। आंसर नंबर सी जो है दोस्तों वो यही आंसर है दोस्तों कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि Zn प्लस CuSO4 इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस Cu। ये दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों Zn जब CuSO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे Cu को ये अलग कर दे रहा है और खुद SO4 के साथ रिएक्शन करके Cu को अलग कर दे रहा है। तो दोस्तों Cu को अलग कर दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन है उसका नाम है विस्थापन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि लौह चूर्ण पर तनु HCl डालने से हमारे को क्या मिलता है, अम्ल डालने से क्या होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा जो लौह चूर्ण पर जब हम तनु HCl, जो तनु का मतलब क्या होता है कि लेस कंसंट्रेशन, जिसका मतलब एक होता है तनु होता है, एक होता है लघु। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कम मात्रा में हम जब डालते हैं तो उसको कहते हैं तनु दोस्तों। तो जब हम लौह चूर्ण में तनु HCl को डालते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब लोहा को जिंक से लेपित किया जाता है, जिसे हम लोहा को जंग से बचाने के लिए हम लोग जिंक से लेपित करते हैं। ठीक है दोस्तों, जिंक से लेपित करते हैं, जिंक से उसको पोत देते हैं एक तरह से, तो उसको कहते हैं हम दोस्तों गैल्वीकरण। ठीक है दोस्तों, उसको कहते हैं गैल्वीकरण। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है दोस्तों। नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग हम सबको पता है दोस्तों कि भूरा होता है। ठीक है दोस्तों ये हुआ आपके रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के ये जो है 15 ऑब्जेक्टिव्स हमने कराए हैं, ये VVIP हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने लिया है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया हमने दोस्तों। तो चलिए इसको देखते हैं आप। ठीक है दोस्तों, हमारे पास यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन यह है कि हमारे शरीर का जो pH मान होता है कि किस परिसर में सही तरह से कार्य करता है, मतलब हमारे शरीर का जनरल जो इंसान, जो अच्छा इंसान होता है, उसका शरीर का जो pH होता है वो किस स्केल में रहता है, किस परिसर में रहता है दोस्तों। तो वो 7 से 7.8 जो होता है वो जनरल होता है, सबका होता है दोस्तों। अब जब दोस्तों अगला क्वेश्चन में हम जाएंगे तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तो यह किस रंग का होता है दोस्तों हमारे पास ये है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, मतलब ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, तो वो किस रंग का होता है दोस्तों, तो वो होता है बैगनी रंग का। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका यूज किया जाता है दोस्तों। सोडा अम्ल अग्निशामक में हमारे पास यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का दोस्तों। यहाँ पे NaOH जिसका फॉर्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaHCO3 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन में जाएंगे कि अगले क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बहते हुए रक्त को रोकने के लिए कौन सा उपयोगी यौगिक है। ठीक है दोस्तों, कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं हम बहते हुए, जैसे किसी का जैसे किसी का ब्लेड से कट जाता है या फिर किसी का जख्म हो जाता है, उसको रोकने, उसका जो ब्लड प्रवाहित होता है उसको रोकने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे फिटकरी यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है वो NCaSO4 × 12H2O है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है दोस्तों। तो जल की अस्थायी कठोरता को जब हम हटाना चाहते हैं तो वो हम धोने का सोडा का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है।
तो दोस्तों विरंजन के लिए प्रयुक्त क्या होता है, तो विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से क्या है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है दोस्तों। ऑक्जेलिक अम्ल हम लोग को कहाँ से प्राप्त होता है, तो दोस्तों हम लोग को ऑक्जेलिक अम्ल, हम सब जानते हैं कि हम लोग को ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो टमाटर से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो टमाटर है उससे हम लोग को ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसके पीएच का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो उसके पीएच का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब दो चीज होता है, किस तरह का विलयन नीले लिटमस को लाल करता है। तो हम सब जानते हैं कि जो अम्लीय विलयन होता है, एसिडिक सॉल्यूशन, वो नीले लिटमस को लाल कर देता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो होगा वो जो विलयन होगा उसके पीएच का मान जो होगा वो 7 से कम होगा, क्योंकि 7 से कम के जितने भी पीएच मान होते हैं सारे अम्लीय लवण के होते हैं। तो दोस्तों हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा 7 से कम है। तो दोस्तों ये 10 है, ये 8 है, ये 7 है, 7 से कम 5 है, तो ये जो पीएच है वही हुआ उस विलयन का पीएच दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों जल ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है दोस्तों, इसलिए जल के पीएच का मान होता है 7। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों वो NaSCO3 होता है दोस्तों। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3 होता है दोस्तों, जिसका फॉर्मूला जिसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बुझा हुआ चूना है दोस्तों। निम्न में से कौन बुझा हुआ चूना है। ठीक है दोस्तों, ये है CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो है दोस्तों उसको बुझा हुआ चूना कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों। दोस्तों हम सबको पता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaOCl2 होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि धोने का सोडा जो होता है दोस्तों उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र हम सबको पता है दोस्तों Na2CO3 × 10H2O होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हम सबको पता है दोस्तों कि C6H12O6 होता है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि C6H12O6 कहाँ पे है, तो ये दोस्तों यहाँ C6H12O6। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। उस अम्ल का नाम होता है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ये होता है फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारे पास अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो वो सोडियम और पोटासियम है दोस्तों, क्योंकि सोडियम और पोटासियम की रिएक्शन पावर जो होती है, उसकी जो अभिक्रिया करने की किसी के साथ शक्ति, उसका जो पावर होता है वो बहुत चीज ज्यादा होता है दोस्तों, वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है दोस्तों। तो इसलिए सोडियम और पोटासियम जो दोस्तों वहाँ पे ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बना देंगे दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि लैक्टिक अम्ल जो हम लोग को प्राप्त होता है वो दही से प्राप्त होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो सही होगा दोस्तों। हम सब फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है दोस्तों। उदासीन विलयन का जो पीएच होता है दोस्तों ऑब्वियसली वो 7 होता है। हम सब जानते हैं कि उदासीन किसको कहते हैं दोस्तों। उदासीन उसको कहते हैं जो ना ही बेसिक होता है, ना ही एसिडिक होता है, ना ही अम्लीय होता है, ना ही क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए उसका नाम है उदासीन। इसलिए उदासीन का जो पीएच होता है वो 7 होता है दोस्तों, क्योंकि 7 जो होता है पीएच जो लिटमस पेपर होता है उसमें बीच में आता है 7। इसके 7 से कम जो आते हैं वो अम्लीय होते हैं, 7 से ज्यादा जो आते हैं वो क्षारीय होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहीं तक था। ये सारे क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आने के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और दोस्तों तैयारी मैट्रिक एग्जाम की अब शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी लॉकडाउन लग गया है, अचानक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो बाद में आप लोगों को क्या होगा कि दिक्कत बहुत आएगी। बाद में बहुत सारी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि इतना जल्दी में आपको कोई भी पढ़ा नहीं सकता है। इसलिए आप थोड़ी थोड़ी करके पढ़ लें अभी से ही घर में बैठ करके। ठीक है दोस्तों, और
यहाँ पे हम डेली वीडियो अपडेट करते रहेंगे दोस्तों, और यहाँ पे आप सबको सारी चीज़ का सारी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों। उससे पहले इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों में, और भी आपके जो दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उसको शेयर कीजिए दोस्तों, और लाइक कर दीजिए दोस्तों उस चैनल को। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, तो सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। चलिए, स्टे ट्यून, बाय।